मैसेज टाइप करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। कल हम लोग फ्रोबेल का दार्शनिक चिंतन डिस्कस किए थे, है ना। आज हम लोग फ्रोबेल का शैक्षिक चिंतन पढ़ेंगे, एजुकेशनल थॉट ऑफ फ्रोबेल। आवाज आ रही सबको? जी सर। यस सर। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फ्रोबेल है वो जो है किसके शिष्य थे? पेस्टालॉजी के शिष्य थे, है ना। और साथ ही कुछ और दार्शनिक थे जिनका प्रभाव उन पर पड़ा था, जैसे कमेनियस है, रूसो है ना, और कई दार्शनिक हैं जिनका प्रभाव उन पे जो है पड़ा। ठीक, तो आइए फिर हम लोग बात करते हैं शिक्षा का संप्रत्यय। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल। फ्रोबेल ने बताया कि जो बीज है वो संपूर्ण रूप से बीज में जो है पौधा या वृक्ष निहित है, उसमें पूर्ण पौधे अथवा वृक्ष के रूप में विकसित होने की क्षमता है। बस जरूरत क्या है? उसे आवश्यक मिट्टी, हवा, जल एवं सूर्य के प्रकाश को उपलब्ध होना चाहिए। इसी तरह से इन्होंने जो है विद्यार्थियों के संदर्भ में कहा है कि जो मनुष्य है, मनुष्य के अंतर्गत जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको जो है बाहर की ओर प्रकट करना या विकसित करना ही शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो बीज रूप में बालक के अंदर शक्तियां निहित होती हैं, वो जैसे ही वातावरण के संपर्क में आती हैं वैसे ही वो क्या होती है? विकसित होती हैं। तो आप किस तरह का वातावरण उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, जिस तरह से आप डेवलपमेंट चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्यों में हमने बात की थी, एक तो साधु उद्देश्य की, जिसमें बताया था आपको कि जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? आत्मज्ञान की प्राप्ति, है ना, या आत्मज्ञान की अनुभूति, या आत्मा की अनुभूति करना। ठीक, साधन उद्देश्यों में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास, बच्चों का सामाजिक विकास करना, उन्हें समाज उपयोगी नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना, बच्चों को नैतिक नियमों के पालन की ओर उन्मुख करना। श्वेता, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी बेटा, ठीक है। अब कल से आप ध्यान दीजिएगा, अटेंडेंस के समय भेजिएगा, ठीक है, बीच में क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे उद्देश्यों की, जिसमें से हम लोग डिस्कस किए थे बच्चों का जो सामाजिक विकास है उसे विकसित करना, साथ ही जो उनका व्यवहार है, आचरण है, उसे समाज के परिदृश्य में विकसित करना, यानी जो समाज के नियम कानून है उनके अकॉर्डिंग जो है आपको आचरण के लिए प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट, बच्चों को नैतिक नियमों की पालन की ओर उन्मुख करना और उनका चारित्रिक विकास करना। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे जो आध्यात्मिक मूल्य हैं उनको जो है आचरण में धारण करना, और साथ ही जो विद्यार्थी हैं उनका चारित्रिक विकास करना। नेक्स्ट है बच्चों के दैवीय तत्वों को विकसित करना, उन्हें पवित्र जीवन जीने की ओर प्रवृत्त करना। फ्रोबेल कहते थे जो विद्यार्थी है या बच्चा है वो ईश्वर की क्या है? एक दैवीय कृति है ना। तो जो उसका विकास हो वो स्वाभाविक विकास होना चाहिए, नैसर्गिक विकास, है ना, नेचुरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो उसके अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, जो विद्यार्थी रंग, रूप, आकार, रुचि, अभिक्षमता और योग्यता इत्यादि के आधार पर जो भिन्न हैं उसके अकॉर्डिंग उनको विकसित करना। ठीक, तो ये तो शिक्षा के उद्देश्य थे। अब देखते हैं शिक्षा की पाठचर्या। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस तरह की पाठचर्या की फ्रोबेल बात करते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
देखिए, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि जो फ्रॉबेल थे वो पेस्टालॉजी से प्रभावित थे, और पेस्टालॉजी ने जो शिक्षा का ताना बाना रखा वो मनोविज्ञान पर आधारित था, है ना। तो इसी दिशा में जो है फ्रॉबेल भी आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने जो है यहाँ तक कहा कि जो शिक्षा है या आत्म अभिव्यक्ति है बालक की, वो किसके माध्यम से कर सकता है, खेल के माध्यम से कर सकता है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से पाठचर्या के कुछ सिद्धांतों को फ्रॉबेल बताते हैं, उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जो करिकुलम है उसे हम लोग डिजाइन करेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला सिद्धांत है पाठचर्या के पाठ्य विषय हैं, जो क्रियाएं हैं, वो बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के आधार पर निश्चित किए जाना चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, वैयक्तिक विभिन्नताओं की। कोई भी दो जुड़े हुए बालक आपस में एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। रंग, रूप, आकार, रुचि, अभिक्षमता इत्यादि में जो है वो आपस में अलग होते हैं, ठीक है। उनकी सीखने की गति भी अलग हो सकती है, कोई तीव्र गति से सीखता है, कोई मंद गति से सीखता है ना। तो इस तरह से जो है उनके अकॉर्डिंग जो है और उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए जो भी पाठ्यक्रम और विषय हैं उनको जो है निश्चित किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखना है, पाठचर्या के समस्त विषय एवं क्रियाओं में आपसी संबंध होना चाहिए। जो भी पाठचर्या है, समस्त विषय हैं, उनमें आपस में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है, पाठचर्या ऐसी हो जिसे क्रियाओं द्वारा पूरा किया जा सके। इस तरह का करिकुलम डेवलप करना है जिसको जो है एक्टिविटी के थ्रू ही किया जा सके, ठीक। नेक्स्ट है, पाठचर्या मनुष्य के विकास सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। जो करिकुलम है वो जिस तरह से मानव विकास की अवस्थाएं हैं, है ना, शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, तो उनके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसके आधार पर जो है चीज़ें जो है विकसित होनी चाहिए, है ना। जो पाठचर्या है वो उनकी अवस्थाओं, जो विकास की अवस्थाएं, उनको ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, फ्रोबेल कहते हैं कि जो मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था है या जिसे चाइल्डहुड कहते हैं आप लोग, खेल की अवस्था है। तो इस स्तर पर बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए, और जो दूसरी अवस्था है बाल अवस्था, बॉयहुड, ठीक है, इस स्तर पर बालकों को विभिन्न व्यवसाय सीखने के अवसर देने चाहिए। और जो तीसरी अवस्था युवा अवस्था, यूथ, इस स्तर पर जो बालक हैं या युवक हैं उनको जो है सामाजिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए, सामाजिक डेवलपमेंट पे यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने विशेष रूप से 4 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पर अपने विचार जो है अभिव्यक्त किए हैं और उनके लिए पाठचर्या प्रस्तुत की है। तो देखिए, 4 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का जो इन्होंने प्रावधान किया है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो इन्होंने पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम में ये खेलकूद एवं व्यवसाय को सम्मिलित करते हैं, उसके बाद भाषा ज्ञान, फिर कला एवं संगीत, प्रकृति निरीक्षण, इतिहास एवं भूगोल, विज्ञान एवं गणित, और लास्ट में जो है धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा में ईसाई धर्म की शिक्षा की बात करते हैं, ईसाई धर्म की शिक्षा की बात करते हैं, ठीक। तो ये इनका जो है पाठ्यक्रम है। अब देखिए, शिक्षण विधियाँ, फ्रॉबेल ने मुख्य रूप से जो 4 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का जो प्रावधान किया है या विचार किया है, उस हेतु इन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली का विकास किया, किंडरगार्टन प्रणाली का विकास किया है, ठीक है। और ये जो आपकी किंडरगार्टन प्रणाली है उसके कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं जिनको दृष्टिगत रखते हुए जो शिक्षण कार्य है वो किया जाता है, ठीक है। जिसमें से पहला सिद्धांत है एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। फ्रॉबेल आदर्शवादी दार्शनिक थे, इस संसार की समस्त विविधता एवं एकता देखते थे। फ्रॉबेल अपने बच्चों को इस एकता की अनुभूति कराना चाहते थे और उन्होंने उन्हें इस एकता की अनुभूति कराने के लिए अनेक व्यवहारों का निर्माण किया, उपहारों का निर्माण किया,
और इन सब का जो अंतिम उद्देश्य था वो विभिन्नता के पीछे जो छिपी एकता है अर्थात ईश्वर की अनुभूति कराना था। नेक्स्ट सिद्धांत है ज्ञान को अंदर से बाहर निकालने का सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी बालक है उसके जन्म से ही अंतर्निहित शक्तियां होती हैं। उन शक्तियों का किस तरह से आप जो है डेवलपमेंट करेंगे, है ना, इस तरह से उनको विकसित करेंगे, ये सिद्धांत जो है ध्यान दीजिएगा। फ्रोबेल ये मानते थे कि जो मनुष्य है वो ज्ञान प्राप्त करने की शक्तियां पहले से ही लेकर पैदा होता है, जन्मजात होती हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करना उसका स्वाभाविक लक्षण है, बस उसे जो बाह्य पर्यावरण है वो किस तरह से आप दे रहे हैं उसका सही दिशा में जो है विकास हो। ज्ञान तथा क्रियाओं को बच्चों पर ऊपर से थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें इस तरह का पर्यावरण उपलब्ध कराएं जिससे कि वो सीखने के लिए स्वयं उत्सुक हो और प्रयत्नशील हो, ठीक है। इस तरह का वातावरण क्रिएट किया जाए कि जो विद्यार्थी हैं वो सीखने के लिए खुद से सेल्फ से क्या हो, जिज्ञासा हो उनके अंदर, वो सीखने के लिए तत्पर हो, लालायित हो, ठीक है। और साथ ही वो खुद ही प्रयास करें, प्रयत्न करें। इस तरह का वातावरण तैयार करना है, बल्कि ज्ञान को बाहर से थोपा नहीं जाना चाहिए, ऐसा फ्रोबेल का। नेक्स्ट सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। फ्रोबेल बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक मानते थे और इन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के स्वाभाविक विकास में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से जो उनका विकास है वो कुंठित हो जाता है, ऐसा फ्रोबेल का मानना है। परंतु रूसो द्वारा जो प्रतिपादित स्वतंत्रता है वे उसका विरोध करते हैं, ठीक। ये बच्चों को उच्छृंखल बनने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं। यानी फ्रोबेल की दृष्टि से स्वतंत्रता की एक सीमा होनी चाहिए। किसी भी बच्चे को उस सीमा तक स्वतंत्रता देनी चाहिए जिस सीमा तक उसके विचार तथा क्रियाओं से दूसरों को हानि ना हो, ठीक। पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में भी वह अपने समाज के अन्य सदस्यों की सुख सुविधाओं का भी ध्यान रख सके। फ्रोबेल को अपने बचपन में प्रेम और सहानुभूति के दर्शन नहीं हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत छोटी ही उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया था और पिता ने जो है दूसरी शादी कर ली थी। तो जो सौतेली माँ थी वो ठीक से इनका जो है लालन पालन नहीं करती थी, है ना। तो ये क्या है, उपेक्षा का शिकार हुए। तो जो इन्हें स्नेह और प्रेम बचपन में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, ठीक। आगे देखिए। इसलिए ये चाहते थे कि प्रेम और सहानुभूति को जो है जो बच्चों के साथ हम बिहेव करें वो बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूति के साथ करें। उन्होंने महसूस किया कि जो कमी हमें हुई है या जिसकी भरपाई हम नहीं कर पाए हैं वो बच्चों के साथ ना हो, इसलिए वो अपेक्षा रखते थे कि विद्यार्थियों के साथ जो भी व्यवहार करें प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से, ठीक है। और शिक्षण प्रणाली में प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार पर इन्होंने विशेष बल दिया है। नेक्स्ट इनका जो सिद्धांत है आत्मक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। फ्रोबेल विकास को एक आंतरिक क्रिया मानते थे, इसलिए ये बच्चों को आत्मक्रिया करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के पक्ष में थे। फ्रोबेल के अनुसार बालक की जो प्रमुख विशेषता है वो आत्मक्रिया ही है। आत्मक्रिया से फ्रोबेल का तात्पर्य उस क्रिया से है जिसके करने की इच्छा बच्चों में स्वयं होती है और जिसे वे रुचि के साथ करते हैं, जिसको करने में वो इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक। बच्चों के व्यक्तित्व का वास्तविक विकास उनकी आत्मक्रिया पर ही आधारित होता है। फ्रोबेल की दृष्टि से आत्मक्रिया का महत्व भौतिक विकास तक ही सीमित नहीं है, अपितु इससे बच्चों का आध्यात्मिक विकास भी होता है, ठीक। इसीलिए जो फ्रोबेल कहता था कि अनंत दैवीय सिद्धांत मनुष्य स्वतंत्र आत्मक्रिया की मांग करता है, ठीक। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका खेल द्वारा सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय प्ले वे मेथड।
फ्रोबेल ने बच्चों की प्रकृति का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खेल क्रिया में जो बच्चे हैं उनकी स्वाभाविक रुचि होती है, इसलिए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में खेल विधि को जो है विशेष महत्व दिया। और इन्होंने स्पष्ट किया कि खेल विधि में बच्चों को आत्म प्रकाशन की पूरी स्वतंत्रता रहती है, इसलिए वे उसमें रुचि लेते हैं और क्रियाशील रहते हैं। इस प्रकार खेल विधि में जो है जो सीखना है वो स्थायी होता है। ठीक। नेक्स्ट, सामाजिक सहयोग के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन। फ्रोबेल इस बात पर विशेष बल देते थे कि जो मनुष्य में एक सामाजिकता की भावना होती है, एक सामूहिक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, उसे सामाजिक प्राणी जो है वो बनाती है। एक समूह में रहने का जो उसमें गुण है, उसकी वजह से ही जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक, वे इस बात पर विशेष बल देते थे कि मनुष्य किसी भी प्रकार का विकास उसके सामाजिक पर्यावरण पर ही किया जाना चाहिए। घर हो, विद्यालय मनुष्य को आत्मक्रिया के अवसर प्रदान करते हैं, अतः बच्चों को सामाजिक कार्यों में भाग अवश्य लेना चाहिए। यही कारण है कि फ्रोबेल ने अपनी इस प्रणाली में सामूहिक रूप से खेलने कूदने, बातचीत करने और अन्य क्रियाओं को करने के स्वतंत्र अवसर देने के पक्ष में थे। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जो शिक्षण में आपको शिक्षण के दौरान ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है कुछ किंडरगार्टन प्रणाली में अभिव्यक्ति के साधन भी फ्रोबेल डिस्कस करते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से पहला है गीत, दूसरा है गति और तीसरा है रचना। देखिए, आत्म अभिव्यक्ति, ये तीनों साधन जो है पृथक होते हुए भी एक होते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, बालक किसी कहानी को सुनकर उस पर कोई गीत गा सकता है, गीत गाते समय अभिनय कर सकता है, अथवा उस कहानी की कथा वस्तु को नाटक के रूप में जो है प्रस्तुत कर सकता है और उससे संबंधित चित्र भी बना सकता है। तो ये तीनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो होता है। ठीक है। अब देखिए, किंडरगार्टन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण सामग्री और साधन हैं जिनको आप शिक्षण के दौरान प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से फ्रोबेल बताते हैं सबसे पहला जो है कहानियाँ। फ्रोबेल ने कहानियों को शिक्षण का महत्वपूर्ण साधन बताया और उन्होंने कहा कहानियाँ सुनने से बच्चों में स्वाभाविक, जो कहानियाँ सुनने की जो रुचि है वो बच्चों में स्वाभाविक होती है। इसलिए बच्चों की शिक्षा के लिए फ्रोबेल ने अनेक कहानियों को चुना और कहानियों के प्रयोग से अनेक लाभ होते हैं। कहानियों द्वारा बच्चों को भाषा का ज्ञान कराया जाता है और उनके शब्द भंडार में वृद्धि की जाती है। इतिहास और भूगोल का ज्ञान भी कहानी विधि द्वारा दिया जाता है। कहानी द्वारा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है और उनकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक शक्ति को भी सचेत किया जाता है। चारित्रिक एवं नैतिक शिक्षा के लिए कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। ठीक है। जब आप छोटे थे तब आपको दादा दादी कहानियां सुनाते थे ना, तो उसके पीछे यही था कि किस तरह से आपको नैतिक कहानियां सुनाई जाएं जिससे जो आपका चारित्रिक डेवलपमेंट है वो हो सके। ठीक। और इसमें जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, रोचक ढंग से जो है कहानियां सुनते भी हैं। नेक्स्ट, फ्रोबेल ने अपनी किंडरगार्टन प्रणाली में मनोरंजन पूर्ण रचनात्मक खेलों को विशेष स्थान दिया। इन्होंने मनोरंजन पूर्ण रचनात्मक खेलों में जैसे दौड़ना है, कूदना है, घूमना है, बालू, मिट्टी आदि, गत्ते आदि की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण को भी सम्मिलित किया है इन्होंने। ठीक है। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए इन्होंने अपनी प्रणाली में काल्पनिक खेलों को स्थान दिया है। काल्पनिक खेलों के लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के उपहारों का निर्माण किया, जिसके द्वारा बच्चे अपनी अपनी कल्पना से नाना प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। बच्चों में सामाजिक गुणों के विकास के लिए इन्होंने सामूहिक खेलों के महत्व पर विशेष बल दिया। सामूहिक खेलों में संगीत है, नृत्य है, नाटक है, इन सबको विशेष स्थान दिया गया। फ्रोबेल ने विभिन्न विषयों के ज्ञान, चरित्र निर्माण और व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी अनेक खेल जो है विकसित किए हैं। नेक्स्ट साधन है मात्र खेल एवं शिशु गीत। ये गीत बच्चों के खेलों, रचनात्मक कार्यों एवं व्यवसाय से संबंधित होते हैं।
ये गीत बालकों के लिए बहुत ही प्रभावी और रुचिकर होते हैं और उनके वास्तविक ज्ञान की वृद्धि में सहायक होते हैं। इन गीतों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। जैसे यदि खेत में बीज बोने का गीत होता है, आपने सुना होगा जब खेतों की बुआई होती है तब जो है गीत गाया जाता है ना। उसके बाद खेत के पौधों की रक्षा संबंधी गीत रखा जाता है, फिर फसल काटने का गीत होता है। ठीक, एक सीक्वेंस में जो है जो गीतों का क्रम है उसको रखना चाहिए। बच्चे इन गीतों को गाते हैं और उनकी विषय सामग्री के अनुसार फिर क्रिया या अभिनय करने का प्रयास करते हैं। पहले इन गीतों को शिक्षक स्वयं अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करता है छात्रों के समक्ष। उसके बाद जो शिष्य हैं उनके वो अनुकरण करते हैं, फिर वैसा ही हूबहू करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उपहार। फ्रोबेल इंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल देते थे और इसके लिए उन्होंने 20 उपहारों का निर्माण किया है। ठीक है। यहाँ पर कुछ उपहारों का हम लोग जिक्र करेंगे, जिसमें से है, पहला है ऊन की रंगीन ऊन की रंगीन गेंदें। पहले उपहार में विभिन्न रंगों से रंगी जो ऊन की 6 गेंदें होती हैं। ये गेंदें लकड़ी के एक चौखट पर लटकी होती हैं जिन्हें धागे से इधर उधर खिसकाया जा सकता है। इस उपहार से विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का ज्ञान कराया जाता है। गेंदों के रंगों एवं उनकी गति से आंखों को प्रशिक्षित किया जाता है जब आप उन्हें आगे पीछे करते हैं। ठीक है। ध्वनि से कानों को और उनके स्पर्श करके उनकी कठोरता और कोमलता का ज्ञान कराया जाता है। यदि इस खेल को गति के साथ खेला जाए तो शरीर के जो पुट्ठे हैं वो मजबूत होते हैं। ठीक है। इसी खेल को जब बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं तो उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, एक साथ समूह में खेलते हैं। ठीक है। दूसरा उपहार जो फ्रोबेल ने जिक्र किया, गोले, बेलन और घन के रूप में। दूसरे उपहार में लकड़ी का बना एक गोला होता है, एक बेलन तथा एक घन होता है। ये सभी एक बॉक्स में रख दिए जाते हैं और धागे की सहायता से लटका दिए जाते हैं। इस उपहार द्वारा बच्चों को विभिन्न आकार की वस्तुओं का ज्ञान कराया जाता है तथा उनकी विशेषताओं से उन्हें परिचित कराया जाता है। इस उपहार की सहायता से बच्चों की स्पर्श शक्ति का भी विकास होता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो उनकी विषय वस्तु है उसे भी समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, तीसरा उपहार के रूप में इन्होंने 8 बराबर घनों का एक बड़ा घन जो जिक्र किया है उसको देखिए। इस उपहार में 4 इंच के एक घन को 8 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से 8 घन होते हैं जो एक लकड़ी के बॉक्स में रखे होते हैं। बॉक्स में इन घनों को खिसकाने वाला एक ढक्कन होता है। इस उपहार से बालकों की जो अन्वेषण संबंधी प्रवृत्ति है, खोज, वो जो है क्रिया होती है। साथ ही इन 8 घनों से बच्चे बड़े घन और विभिन्न डिजाइन तैयार करते हैं। इससे उनकी जो रचनात्मक प्रवृत्ति है उसको जो है डेवलप करने में मदद मिलती है। साथ ही उनकी इंद्रियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। विभिन्न डिजाइन बनाने में बच्चों की जो कल्पना शक्ति है उसका भी विकास होता है जब विभिन्न प्रकार की वो डिजाइन जो है बनाते हैं। एक घन में 8 घन और 8 घनों में एक घन, इससे जो एकता और अनेकता का कॉन्सेप्ट है उसका भी उन्हें जो है आभास होता है। जैसा फ्रोबेल कहते थे ना, जो ईश्वर है वो सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। ठीक है। एकता, अनेकता में एकता समाहित है। वही आत्मा की अनुभूति की ओर उनका जो फोकस था। ठीक। नेक्स्ट उपहार देखिए, चौथा है 8 बराबर घनों का एक छोटा घन। इस उपहार में 1 इंच के घन को 8 बराबर आयताकार भागों में विभाजित किया जाता है और 8 आयताकार ठोसों को एक डिब्बे में रख दिया जाता है। यह उपहार तीसरे उपहार का ही एक रूप है, परंतु उससे थोड़ा जटिल होता है। जो स्टेप है इसके, ये थोड़ा उस खेल से ज्यादा जटिल है ये। ठीक। इन आयताकार ठोसों द्वारा बच्चे जो तीसरे उपहार की अपेक्षा अधिक कठिन एवं जटिल डिजाइनों को बनाते हैं। इन उपहारों से क्या बनाते हैं देखिए, मेज बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, मकान का दरवाजा बना सकते हैं, है ना, मकान के विभिन्न डिजाइन भी बना सकते हैं। ठीक है। इस उपहार की जो उपयोगिता है वो तीसरे उपहार की होती है, केवल डिग्री का उसमें जो अंतर होता है वही होता है। नेक्स्ट उपहार 27 बराबर घनों का एक घन इन्होंने बनाया था। यह उपहार पहले 4 उपहारों से जटिल होता है। 3 इंच के एक घन को 27 बराबर घनों में इसमें विभाजित किया जाता है।
इन घनों में से 3 घनों को विकर्ण की सीध से काटकर 6 बराबर टुकड़े तैयार किए जाते हैं। इस उपहार में केवल समकोण वाले ही ठोस नहीं होते, अपितु जो न्यून कोण वाले भी ठोस होते हैं। इस उपहार से बच्चे केवल लंबी तथा क्षैतिज रेखा से युक्त डिजाइनें अतिरिक्त तिरछी रेखा वाली डिजाइन भी बनाते हैं। इस उपहार से भी उन्हें उनकी जो शक्तियां हैं वो विकसित होती हैं। तीसरे और चौथे उपहार में भी इसमें तीसरे और चौथे में जो डिग्री का अंतर है वो इसमें भी होता है। इस उपहार से बच्चों में नवीन वस्तुओं के निर्माण की शक्ति का विकास होता है और इनके प्रयोग से अनेकता में एकता का ये आभास भी करते हैं और ये उपहार बड़े बच्चों के लिए भी उपयोगी है। देखिए 6वां उपहार जो इन्होंने बताया 27 बराबर आयताकार ठोसों को एक घन के रूप में विकसित किए। यह उपहार जो है 27 आयताकार जो घन है उसके ठोसों में विभाजित किया जाता है और 6 आयताकार ठोसों को 20 से काटकर 12 आयताकार ठोस बनाए जाते हैं। 3 अन्य आयताकार ठोसों की लंबाई में विभाजित करके 6 स्तंभ बनाए जाते हैं। इस उपहार द्वारा मकान और जटिल रूप तैयार किए जा सकते हैं। उसे फर्नीचर आदि के रूप में सजाया भी जा सकता है। ठीक। और 7वां उपहार है जिसका जिक्र कर रहे हैं हम, लकड़ी के बने विभिन्न प्रकार के टुकड़े होते हैं। इस उपहार में 5 बॉक्स होते हैं जिनमें विभिन्न रंगों से रंगे लकड़ी के गुटके रखे होते हैं। पहले बॉक्स में समान माप के वर्गाकार गुटके होते हैं, एक समान माप के वर्गाकार गुटके होते हैं। दूसरे में समकोण त्रिभुज के आकार के गुटके होते हैं जिनको वर्गाकार गुटकों के विकर्ण को काटकर बनाया जाता है। तीसरे बॉक्स में सम त्रिबाहु त्रिभुज के आकार के गुटके होते हैं जिनके माप भिन्न भिन्न होते हैं और 5वें बॉक्स में अधिक कोण त्रिभुज के आकार के गुटके होते हैं। ठीक, इन गुटकों से बच्चे किश्ती, कबूतर, पहाड़ आदि के विभिन्न डिजाइन बनाते हैं। ये अपेक्षाकृत और भी इसके पहले वाले उपहारों से जटिल उपहार। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपहारों को विकसित किया है जिनका प्रयोग करके आप शिक्षण को रुचिकर, सहज और प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, आवाज आ रही सबको? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रोबेल के अनुसार अनुशासन, इस तरह के अनुशासन की बात फ्रोबेल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। फ्रोबेल चूंकि बच्चों को ईश्वर की एक दैवीय कृति के रूप में स्वीकार करते थे, इसलिए बच्चों को सम्मान देते थे। इसीलिए ये दमनात्मक अनुशासन के स्थान पर आंतरिक अनुशासन को विशेष महत्व देते थे। इनका स्पष्टीकरण था कि बालक में आत्म अनुशासन की भावना आने पर ही वह समाज में भी अनुशासित व्यवहार करेगा। ये कहते थे कि जो बालक है वो जब खुद से अपनी आत्मा से अनुशासित होगा तो निश्चित रूप से वो समाज के अकॉर्डिंग भी जो है व्यवहार करेगा। इनकी दृष्टि से आत्म अनुशासन के लिए विवेक आवश्यक है। फ्रोबेल कहते हैं आत्म अनुशासन के लिए जो है विवेक का होना आवश्यक है। बिना विवेक पूर्ण सचेतन निर्देशन के बाल्य क्रिया निरुद्देश्य खेल के रूप में बिगड़ जाती है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, इसलिए बालक को सीमित और नियमानुसार या नियमानुकूल जो स्वतंत्रता है वो देनी चाहिए। रूसो जैसे नहीं कि स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए बच्चे को, है ना। तो रूसो कहते हैं ये प्रकृति उनको खुद दंड देगी। बालक मान लीजिए अबोध है, वो जानता नहीं है और गहरे समुद्र में चला गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो ये ठीक नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता है उसको हमें लिमिटेशन करना पड़ेगा उसकी, जिससे कि उसका नुकसान ना हो। लेकिन फ्रोबेल क्या कहते हैं? फ्रोबेल कहते हैं कि जो स्वतंत्रता हम देंगे वो सीमित देंगे बालक को और नियमानुकूल जो स्वतंत्रता है वो देंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि बालक को स्वतंत्रता ही न दी जाए, ऐसा नहीं है। उसे स्वतंत्रता तो दी जाए पर स्वतंत्रता कैसी हो? आत्मनियंत्रित होनी चाहिए, से जो है आत्मा से नियंत्रित होनी चाहिए। तो ये अनुशासन के संदर्भ में इनके विचार हैं। अब शिक्षक के संदर्भ में देखिए, फ्रोबेल की
जो शिक्षा पद्धति है उसमें बालक जो है शिक्षा का केंद्र है, लेकिन उसमें शिक्षक का जो उत्तरदायित्व है वो कम नहीं है। रोवेल के अनुसार विद्यालय रूपी बाग में शिक्षक रूपी माली शिक्षार्थी रूपी पेड़ पौधे के उचित विकास के लिए उत्तरदायी है। ध्यान दीजिएगा, कितनी महत्वपूर्ण बात रोवेल ने कही है कि जो शिक्षक है वो एक माली की भांति है। आपने माली को देखा होगा ना, वो अपने बाग में जो है बराबर देख रेख करता है। अगर जो पेड़ पौधे हैं उनकी लताएं गलत दिशा में चली जाती तो उनकी छटनी भी करता है ताकि वो सुंदर लगे, है ना। इसी तरह से जो शिक्षक का काम है, जो भी अवगुण है विद्यार्थी के उनको हटाने का प्रयास जो है शिक्षक करता है ना, और उसे एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से बच्चों को अपने स्वाभाविक विकास के लिए वातावरण देना चाहिए और उनके स्वाभाविक विकास में सहायक होना चाहिए। फ्रोबेल की दृष्टि से शिशु शिक्षिकाओं को बहुत संवेदनशील और मातृ तुल्य व्यवहार करने वाला होना चाहिए। ये कहते हैं, फ्रोबेल कहते हैं कि जो शिक्षिकाएं हैं उनके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए और मातृ तुल्य व्यवहार करना चाहिए। मातृ तुल्य मतलब जिस तरह से एक माता अपने बच्चे के साथ व्यवहार करती है उसी तरह का व्यवहार जो है बच्चों के साथ होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस स्तर पर केवल महिलाओं की नियुक्ति के करने के पक्ष में थे। छोटे बच्चों के लिए जो इन्होंने शिक्षा की प्रारूप बताया है 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, इसमें ये पुरुष शिक्षकों को जो है रखने के पक्ष में नहीं थे। ये क्या कहते थे कि महिला शिक्षक रखे जाएं, है ना, क्योंकि महिलाएं क्या है, संवेदनशील होती हैं, ठीक है, और वो शिशुओं की समस्याओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक समझती है। ठीक है, आप सहमत हैं फ्रोवेल की बात से, सीमा की? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आपको नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। दीपक? आ रही है सर, आ रही आ रही है सर। आ रही है सर आवाज आपकी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, फ्रोबेल चाहते थे कि पुरुष शिक्षकों को यहाँ पर न रखा जाए, इस जगह जो है महिला शिक्षिकाओं को रखा जाए। क्यों? इसके पीछे वो कारण समझते थे कि जो महिलाएं हों वो अधिक संवेदनशील होती हैं और वो जो बच्चे हैं उनकी समस्याओं को अधिक पुरुषों की अपेक्षा अधिक समझती हैं। ठीक है, एकदम सही है। आप लोग सहमत हो या ना हो, मैं सहमत हूँ इस बात से फ्रोबेल की। अब देखिए शिक्षार्थी के संदर्भ में फ्रोबेल इस तथ्य से परिचित थे कि कोई भी प्राणी अपनी अंतर्निहित क्षमता के अनुसार विकास करता है, इसलिए शिक्षार्थी को शिक्षा का केंद्र मानते थे और इन्होंने उद्घोष किया कि शिशुओं को अपने विकास के स्वतंत्र अवसर देने चाहिए और शिशु शिक्षा की संपूर्ण योजनाएं उनकी नैसर्गिक योग्यताओं, रुचियों और आवश्यकताओं के आधार पर बनानी चाहिए। ठीक है, विद्यालय, फ्रोबेल ने केवल शिशु विद्यालयों के विषय में विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने शिशु विद्यालयों को शिशुओं के बाग की संज्ञा दी है। बाग एक प्रकार का वातावरण होता है जहां माली पेड़ पौधे की देखभाल करता है। यहाँ शुद्ध एवं शीतल वायु, सुखद एवं शांत वातावरण होता है। फ्रोबेल की दृष्टि से विद्यालयों का वातावरण भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, वहाँ शुद्ध वायु और प्रकाश उपलब्ध हो। सर वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर।
सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आज नहीं है अभी। हैं? सर नहीं है मीटिंग में अभी। अच्छा, लगता है बत्ती चली गई यूनिवर्सिटी में फिर। अभी अभी गाड़ी नहीं दिख रही। ये कॉल चल रही। म्यूट कर लो रास्ते में हो तो। सर नहीं आएंगे क्या वो?